मेरी बहन का बेटा शहर में पढ़ने आया तो मैंने उसे अपने घर रख लिया। क्योंकि मैं अकेली होती थी, शोहर मुल्क से बाहर होते थे। शोहर से बात की तो वह मान गए। मेरी बहन का बेटा मेरा बहुत ख्याल रखता था। बाज़ार से कुछ भी लाना होता तो वो ला देता। फिर मैं एक दिन बीमार हो गई और फिर मेरी बहन का बेटा कहता कि आप अब आराम करना। रात को वो मुझे दूध के साथ दवा खिलाकर चला जाता। जब सुबह उठती तो मुझे बहुत सुकून होता। एक दिन मेरे पेट में शदीद दर्द हो रहा था। डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा कि तुम हामला हो। मेरी तो जान निकल गई और आसमान मेरे सर पर आ गिरा। मैं होंकों की तरह डॉक्टर की शक्ल देख रही थी, जो मुझ पर ऐसा धमाका कर चुकी थी कि मेरे सोचने और समझने की सलाहियत ख़त्म हो चुकी थी। मुझे लग रहा था कि मुझ पर आसमान ही आ गिरा हो। ऐसा कैसे मुमकिन था? मैं मान ही नहीं सकती थी। मैंने डॉक्टर साहिबा से कहा कि आपको ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है, मुझे सिर्फ पेट दर्द की शिकायत है। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। फिर मेरे सामने मेरी रिपोर्ट रख दी। कहने लगी कि 3 साल से तो आप मुझसे इस चीज़ का ट्रीटमेंट करवा रही हैं। अब आपको अल्लाह ने खुशखबरी सुनाई है तो आपको शुक्र करना चाहिए, बेयकीनी से काम नहीं लेना चाहिए। मैं अपनी रिपोर्ट्स देखकर बदहवास हो गई थी। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा भयानक मोड़ आ जाएगा। मैं तो सुनकर ही चकरा सी गई थी। मेरी शादी को 4 साल हो चुके थे। मेरे शोहर की नौकरी बाहर के मुल्क में थी। वो साल में बस चंद माह के लिए ही पाकिस्तान आते थे और उस वक्त मेरी ख्वाहिश थी कि उस दौरान मैं उम्मीद से हो जाऊं ताकि मेरा दिल बच्चे में लग जाए। लेकिन हर बार मुझे मायूसी का मुंह देखना पड़ता था। लेकिन अभी तो वो परदेस में थे। मैंने डॉक्टर से कुछ ना कहा, अपनी रिपोर्ट्स पकड़ी और मरे मरे कदमों से बाहर आ गई। मेरा जहन उस वक्त बिल्कुल मफलूज हो चुका था। ये कैसे हो सकता है? मैं और माँ। मेरे घर से क्लिनिक का रास्ता बस एक गली की मुसाफत का था, लेकिन मुझे अपने कदम इतने भारी लग रहे थे जैसे मेरे कंधों पर कोई बहुत भारी बोझ डाल चुका हो। हम 2 ही अफराद थे, घर में दूसरा तो कोई था नहीं। एक मैं और दूसरा माजिद। मेरा जहन मुकम्मल तौर पर सोचने से कासिर हो चुका था। क्या सोचती, कैसे सोचती? माजिद मेरा सगा भांजा था, मेरी सगी बड़ी बहन का बेटा। अपनी सोचों के ताने बाने भी समेट नहीं पाई थी कि सामने अपने घर का गेट देखकर मेरे कदम वहीं रुक गए थे। मुझे लगा था कि मैं क्लिनिक से यहाँ तक अपने बेजान वजूद को किसी लाश की तरह घसीट कर लेकर आई हूँ। मेरे गले में इस कदर गिरें पड़ी थीं कि मुझे सांस लेने में भी घुटन महसूस होने लगी थी। मैं डोर बेल दी तो माजिद ने ही दरवाज़ा खोला। मैं घर के अंदर दाखिल हुई। मुझे देखकर वो मुस्कुराने लगा। मेरे घर के अंदर दाखिल होते ही वो कहने लगा, खाला आज आपने इतनी देर कर दी। मैंने पहले तो आपका खाने पर बहुत इंतज़ार किया, लेकिन फिर मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मैं तो खाना खा चुका हूँ। आपके लिए खाना लगा दूँ? वो मुझसे बातें करता था। मेरी सबसे बड़ी बहन का बेटा मुझे हमेशा से अजीज़ था, जो कि जॉब के सिलसिले में यहाँ शहर आ गया था और पिछले कई माह से यहाँ मेरे पास रह रहा था। मेरे शोहर को भी इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था। मेरा शोहर मेरा कज़न भी थे। इस रिश्ते से आपा और माजिद से भी बहुत बेतकल्लुफ़ से थे। माजिद के बारे में सब कुछ जानते थे, बल्कि वो तो बहुत खुश थे। उन्हें मेरी फ़िक्र नहीं सताएगी। खाला कहाँ खो गई हैं? माजिद की बात पर मैं चौंक सी गई। मैंने कहा, कुछ नहीं, मुझे भूख नहीं है, सर में दर्द है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मैं माजिद से ये कहकर अपने कमरे में चली गई। अपनी रिपोर्ट्स दराज में रखी और अपना बेजान वजूद लिए बेड पर बैठ गई। मेरी सोच ख़त्म हो चुकी थी। माजिद मेरा सगा भांजा था, मेरी बहन का बेटा। उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। मैं बहन भाइयों में सबसे छोटी थी और आपा सबसे बड़ी। जब आपा की शादी हुई मैं उस वक्त 8 साल की थी और जब आपा के घर माजिद पैदा हुआ मैं 10 साल की थी। मेरे आपा का ससुराल काफ़ी मजहबी था। 5 वक्त नमाज़ें पाबंदी से पढ़ी जाती थी और माजिद भी नमाज मस्जिद में जाकर ही अदा करता था। ना जाने मुझे अपनी आपा की तरबियत पर शक था, ना ही माजिद के किरदार पर शक कर सकती थी। लेकिन जो रिपोर्ट मेरे हाथ में थी वो मेरा सारा शक माजिद की जानिब ही मबसूल कर रही थी, क्योंकि मेरे और माजिद के अलावा घर में कोई तीसरा फ़र्द था ही नहीं जिस पर मुझे शक होता। मैं अपना सर दोनों हाथों में लेकर बैठ गई। मुझे याद आने लगा कि पिछले कई दिन से माजिद मुझे दूध के साथ दवा देता है, जिसे खाकर मैं गहरी नींद सो जाती हूँ और सुबह जब मैं उठती हूँ तो बहुत फ्रेश होती हूँ। क्या माजिद मुझे नींद की दवा देता है? और मेरे सोने के बाद टिप टिप आंसू मेरी आंखों से गिरने लगे। मेरे गले में आंसुओं का गोला था, जिसकी वजह से मेरे अंदर घुटन सी बढ़ती जा रही थी। क्या सगे रिश्ते इतने नापायदार हो चुके हैं कि हवस के आगे कुछ भी नज़र नहीं आता? मैं उसकी खाला हूँ, यानी कि माँ की बहन, मतलब माँ ही हुई। वो मेरा महरम है।
मेरा उससे पर्दा भी नहीं है। जैसे जैसे वो मेरे बारे में ऐसे सोच सकता है, कैसे उसका दिल इस गुनाह के लिए आमादा हो सकता है। मैं इश्क से रो रही थी। इस अज़ियत का अंदाज़ा शायद कोई लगा ही नहीं सकता था जो मैं सह रही थी। एक नाकाबिले बर्दाश्त सी कैफियत थी। मुझे याद आने लगा कि जब वो बचपन में आपा के साथ मेके आता तो मेरी गोद में आ जाता था। अपनी तोतली ज़ुबान से मुझे खाला के बजाय ताला ताला कहता था। मैं सबसे छोटी थी और वो आपा की सबसे पहली औलाद, इसलिए मेके में उसका सबसे ज़्यादा वक्त मेरे साथ ही गुजरता था। कब मेरी शादी होने वाली थी तब तो वो नया कॉलेज में गया था। मुझे मसर के नाम से भी बहुत छेड़ा करता था। कहता था आप इतनी खूबसूरत मनमोहनी सी हैं, और वो ये लंबे चौड़े गबरू जवान से, ऊपर से हैं भी बड़े गुस्से वाले। खाला मसर अंकल आपके साथ बिल्कुल सूट नहीं करेंगी। आपके लिए तो कोई मुझ जैसा स्मार्ट सा लड़का अच्छा लगेगा। हर वक्त वो मुझे मसर के हवाले से छेड़ता रहता, हंसता रहता, मजाक करता था। मैं उसे बस घूरती रहती थी। मेरी और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत थी। जब वो यहाँ आया था मुझसे रात देर तक बातें करता रहता था, हंसता था, मजाक करता था। अब भी यही कहता कि मुझे लगता है कि मसर अंकल ने परदेस में किसी मेम से शादी कर ली है, तभी तो वापस आने का नाम नहीं लेते। जब मैं उसे गुस्से से घूरती तो हंसने लगता। उसे देखकर कभी मुझे ऐसा नहीं लगा था कि वो मेरे साथ ऐसी घटिया हरकत भी कर सकता है। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी जब माजिद मेरे दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर आ गया। अब भी उसके हाथ में दूध का ग्लास और मेडिसिन थी। वो बड़े नॉर्मल अंदाज में मेरे सामने बेड पर बैठ गया, लेकिन उसके बेड पर बैठते ही मैं खौफ से पीछे हट गई, जैसे न जाने वो क्या कर देगा। और ये एक फितरी सी बात थी जो कुछ भी डॉक्टर से सुनकर आ रही थी। मेरी जगह कोई भी उस वक्त ऐसे ही खौफ खाता। मैं अकेली उस वक्त मस्जिद के साथ उस घर में मौजूद थी। वो मुझे यूँ खौफजदा देखकर हैरान हो गया था। क्या बात है खाला, इतना घबरा क्यों रही हैं? सब खैर तो है ना? ये ले दूध पी लें और आराम करें। माजिद ने मेरी तरफ ग्लास बढ़ाया। मैंने ग्लास उसके हाथ से लेकर साइड पर रख दिया और सख्त लहजे में उसे कहा, जाओ यहाँ से, मुझे नींद आ रही है। क्योंकि मैं जानती थी अब वो मेरे पास बैठकर अपने ऑफिस के किस्से सुनाएगा और जब तक मेरी आंखें नींद से चूर ना हो जाएंगी वो उठकर बाहर नहीं जाएगा। मेरे सख्त लहजे पर वो घबरा सा गया, कुछ हैरान भी था। क्या बात है खाला, आपकी तबीयत तो ठीक है? मैं तो बस यही पूछना चाहता था, क्या आपको तहज्जुद के लिए उठाऊं? शायद मेरे रूखे लहजे से वो परेशान हुआ था। मुझे उस पर और भी गुस्सा आने लगा। कैसे कैसे ड्रामे वो मेरे सामने रचा रहा था, जैसे बहुत मासूम हो, अनजान हो, बहुत नेककार हो। पहले तो मेरा जी चाहा कि एक जोर से थप्पड़ उसके मुंह पर मार डालूं और फिर अपनी रिपोर्ट उसके सामने दे मारूं, देखो तुम्हारी शराफत का सबूत, और उसके धक्के देकर बाहर निकाल दूं। लेकिन मैं चाहती थी कि उसे रंगे हाथों पकड़ूं, वरना वो मुकर जाएगा। मेरे सर में दर्द है, मुझे तो बिल्कुल जगाने के लिए मत आना, मैं सोना चाहती हूँ। मेरे उखड़े लहजे के सामने वो चुप सा था और उठकर कमरे से दरवाजे तक चला गया। आप आराम करें और हाँ, दूध ज़रूर पी लीजिएगा, खाना भी नहीं खाया हुआ आपने। मुझे दोबारा से दूध पीने की ताकीद करके वो कमरे से बाहर चला गया। मैं यही तो जानना चाहती थी कि दूध और दवा खिलाकर ये कौन सा घिनौना खेल मेरे साथ खेलता है। मैंने वो दूध का गिलास लिया और उस खिड़की से बाहर फेंक दिया जो बाहर गली की तरफ खुलती थी, और मेडिसिन भी दराज में रख कर लाइट बंद करके कमरे में सो गई। अब मुझे उस वक्त का इंतज़ार था जब माजिद मेरे कमरे में आता। 1 घंटा गुजर चुका था लेकिन मेरे कमरे में कोई नहीं आया था। उसका इंतज़ार कर करके तंग आ चुकी थी और मुझे नींद भी आने लगी थी, इसलिए सोचा कि खुद ही देखाऊं कि वो क्या कर रहा है। मैं उठ के अपने कमरे से बाहर निकली तो लाउंज भी खाली सा था। सामने का कमरा माजिद का था। मैंने धीरे से जब उसके कमरे का दरवाज़ा खोला तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने उसके कमरे का दरवाज़ा धीरे से बंद कर दिया और दबे पाँव अपने कमरे में आ गई। मेरे जहन वो वाक़यात गुजरने लगे जब आपा का मुझे पहली बार फ़ोन आया था। कहने लगी, माजिद शहर में नौकरी करना चाहता है, लेकिन तुम जानती हो कि मैं इस हक़ में नहीं कि उसे हॉस्टल में रहने की इजाज़त दूँ। कई किस्म के नौजवान होते हैं, मेरा माजिद सीधा सादा सा है, कहीं गलत लोगों में ना फंस जाए, सिगरेट और दूसरे नशे का आदी ना हो जाए। तुम तो जानती हो कि हमने कैसे उसकी तरबियत की है। मेरा बच्चा तहज्जुद गुजार है, लेकिन जहाँ लड़के रहते हो वहाँ 100 बुराइयाँ होती हैं, इसलिए अगर तुम उसे अपने घर में रख लो तो मुझे इत्मीनान रहेगा। इस वक्त तो मैंने बड़ी ही फराग दिली दिखाते हुए हामी भर ली थी कि माजिद मेरा भांजा ही नहीं बेटा भी है। जाहिर है वो मेरा सगा भांजा था और भांजे और बेटे में कोई फ़र्क नहीं होता। मेरा सर दर्द से फटने लगा। मैं एक बहुत तकलीफ दे अज़ियत से 2-4 थी। मेरा भांजा उस वक्त अपने कमरे में बैठा सिगरेट पी रहा था। उसकी मेरी तरफ पुश्त थी, इसलिए वो इस बात से अनजान था कि मैं उसे सिगरेट पीते देख चुकी हूँ। मैं धीरे से उसका कमरा बंद करके अपने कमरे में लौट आई। मुझे 100% यकीन था कि यकीनन वो नशे वाला सिगरेट पीने लगा है, जब भी उसे रिश्तों का तकद्दुस नहीं रहता। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ।
अपने आपा से क्यों कहूँ कि माजिद किस किस्म का शख्स है। मेरी आपा दिल की मरीज़ा हैं। अगर वो ये सच जानती कि माजिद ने मेरे साथ क्या किया है, शायद सुनते ही मर जाती। लेकिन मैं सोच सकती थी कि माजिद को सुबह ही कह दूंगी कि वो अपनी रिहाइश का इंतज़ाम कहीं और कर ले। मैं उसे अपने घर पर नहीं रख सकती। मैंने अपना कमरा लॉक किया और सो गई। सुबह मेरा दरवाज़ा बड़ी ज़ोर से धड़धड़ाया गया। मैं चुम कर उठी। जब मैंने दरवाज़ा खोला, सामने देखा माजिद मुझे बहुत गुस्से से देख रहा था। दरवाज़ा क्यों लॉक किया था आपने खाला? उसका मुझ पर रोब चबा कर पूछना तो मुझे तपा के रख दिया। वो होता कौन था मुझसे इस लहजे में बात करने वाला? उसे शायद तकलीफ़ इस बात की हो रही थी कि उसका रास्ता मैंने बंद कर दिया था। जो वो गुनाह मेरे साथ कर रहा था, शायद उसकी तलब ना पूरी होने की वजह से वो यूँ उखड़ कर मुझसे बात कर रहा था। मैंने कहा कि तुम होते कौन हो मुझसे ही पूछने वाले? मेरे भी बुलंद और सख्त लहजे को सुनकर वो कुछ हैरान हुआ। फिर नरम लहजे में बोला, खाला रात को आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे आपकी फ़िक्र थी। मैं कब से दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, लेकिन जब आपने जवाब नहीं दिया तो मैं परेशान हो गया कि कहीं आप बेहोश ना हो गई हों। इसलिए मैंने दरवाज़ा खोलना चाहा तो वो लॉक था, इसलिए मैं परेशान हो गया था। आप प्लीज़ दरवाज़ा लॉक मत किया करें। मुझे उसकी झूठी फिक्रमंदी और दिखलावे की परेशानी देखकर इस पर शदीद गुस्सा आया। मैंने कहा कि मेरी फ़िक्र तुम्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तल्ख लहजे में कहा और अपने कमरे से बाहर निकल गई। अपने लिए नाश्ता बनाया और करके अपने पड़ोस में अपनी एक सहेली के घर चली गई। मेरे पड़ोस में भी एक मेरी उम्र की खातून रहती थी, शादीशुदा बच्चों वाली थी। जब भी मेरे मियाँ बैरून मुल्क जाते, वो औरत बहुत ख्याल रखती थी। मेरी उससे दोस्ती भी बहुत थी। उसके शौहर भी मुझे छोटी बहन जैसा समझते थे। जब भी बाजार से सौदा सल्फ लेने जाते तो मुझसे पूछते कि बहन कुछ मंगवाना हो तो बिला तकल्लुफ़ बता दो। मैंने अक्सर ही उनसे सौदा मंगवा लिया करती थी, लेकिन जब से माजिद आया था मैं हर काम माजिद से ही कहती थी। उस वक्त तो मुझे अपने पड़ोस जाहिदा से ये काम था कि मुझे अपना अबॉर्शन करवाना था। मेरे मियाँ 2 माह बाद आने वाले थे। मेरे पास इस गुनाह को ख़त्म करवाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही थी कि जाहिदा से कहूँगी क्या। न जाने वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। लेकिन मुझे किसी न किसी औरत को तो एतमाद में लेना था, बिना सच बताए। मुझे ये कदम उठाना ही था, क्योंकि अगर आपा को मैं सच बताती तो वो सह ना सकती। अगर शोहर से सब कुछ कहती तो वो मुझे कभी अपने निकाह में ना रखता। मेरा घर बर्बाद होकर रह जाता। मैं जिस असियतनाक कश्मकश का शिकार थी कि मैं ही जानती थी। मैंने जाहिदा से कहा कि मेरे पेट में रसोली है, मुझे उसका ऑपरेशन करवाना है, इसलिए वो मेरे साथ डॉक्टर पर चले। वो मेरी बात मान गई। मैं अपनी डॉक्टर के पास नहीं गई थी जिसे कई सालों से इलाज करवा रही थी, बल्कि एक नई लेडी डॉक्टर के पास गई और उससे कहा कि वो मेरा एक काम राजदारी से कर दे तो मैं उसे ठीक ठाक पैसे दे दूंगी। वो लेडी डॉक्टर मान गई, लेकिन उसी रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मेरी रूह लरस कर रह गई। मैं रात को घर आते ही माजिद से कह दिया कि मैं तुम्हें मज़ीद अपने घर पर नहीं रख सकती, इसलिए 2-3 दिन में वो अपनी रिहाइश का जहाँ चाहे इंतज़ाम कर ले। मेरी बात सुनकर वो हैरान सा होकर रह गया। खाला ये आप क्या कह रही हैं? मैं क्यों आपको छोड़कर जाऊंगा? मेरा मसला नहीं है, मैं तो कहीं भी रह लूँगा, लेकिन आप अकेली कैसे रहेंगी? मुझे माजिद की मेरे लिए फ़िक्रमंदी भी खुल रही थी। मैंने कहा मैं तुम्हारे आने से पहले अकेली ही रह रही थी, बहरहाल चंद दिन में अपना इंतज़ाम कर लो। वो जवाबन कुछ नहीं बोला, लेकिन चेहरे से परेशान ज़रूर लग रहा था। मैं अपने कमरे में आकर सो गई। मैं सो रही थी, मेरा कमरा लॉक। अब मैं कमरा लॉक करके सोती थी। कुछ ही देर में मैं नींद की गनूदगी में जाने लगी। फिर मुझे कुछ होश नहीं रही थी। रात को जब मेरी आँख खुली तो मुझे लगा मेरे बराबर में कोई सो रहा है, लेकिन मेरे कमरे में बहुत अंधेरा था। इतना अंधेरा कि मैं उस शख्स को देख नहीं पा रही थी। बस ये नजर आ रहा था कि मेरे बराबर कोई सो रहा है। मैं बुरी तरह से डर गई थी। मुझे जल्दबाजी में कुछ ना सूझी तो मैं चिल्लाने लगी, लेकिन अगले ही लम्हे मेरे बराबर लेटा शख्स उठकर बैठ गया। इस पहले कि मैं बेड से उठकर जाती, उस शख्स ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। अब तो मैं बदहवास सी हो गई थी। इससे पहले कि मैं अपने बचाव के लिए कोई तदबीर इख्तियार करती, उस शख्स ने साइड टेबल पर रखा लैंप ऑन कर दिया। उस शख्स को देखकर तो मैं अपने होश ही खो बैठी थी। मेरे सामने मेरा शौहर था। मजहर कब घर आ गए थे, वो भी बिना किसी पेश के इत्तला के। यहाँ अचानक से आ गए थे। वो मुस्कुराने लगे, कहने लगे तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। जब मैं घर पहुँचा तो माजिद ने दरवाज़ा खोल दिया था। इसे मालूम था कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन जब मैं कमरे में आने लगा तो कमरा लॉक था। मत पूछो, खिड़की के रास्ते से मुझे अंदर आना पड़ा। अजीब हो तुम भी, यहाँ कौन सा कोई गैर था जो तुमने दरवाजे लॉक किए सोई थी? मजहर की बात का मैं क्या जवाब देती? मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हो गई थी, इसलिए मजहर के साथ लगकर मैं बेतहाशा रोने लगी। वो तो मुझे यूँ रोता देखकर समझे कि मैं उनकी उदास हो गई हूँ, इसलिए यूँ उन्हें अचानक सामने पा कर रोने लग गई हूँ। लेकिन हकीकत तो जानती थी कि मुझ पर क्या बीती है। वो मुझे तसल्ली देने लगे। सुबह जब मैं उठी तो मजहर अभी सो रहे थे। मैं बहुत परेशान थी। आज मैंने डॉक्टर के पास अबॉर्शन करवाने जाना था।
लेकिन मज़हर की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। अब मैं ये सोचकर परेशान थी कि मज़हर से क्या बहाना बनाऊंगी, कैसे बात छुपाऊंगी। मैं परेशान सी बाहर लाउंज में बैठी थी जब माजिद किचन से निकला। वो अपने लिए नाश्ता बना के टेबल पर रख रहा था और मुझको देखकर मुस्कुराकर कहने लगा, खाला कैसा लगा आपको अंकल का सरप्राइज़। मैंने उसे गुस्से और नफरत से देखा और कहा कि किस कदर ढीठ और ड्रामेबाज इंसान हो तुम, ऐसी मासूमियत से भरी अदाकारी कैसे कर लेते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें, एक तरफ खाला कहते हो और दूसरी तरफ। मैं ये सब सह सहकर थक चुकी हूँ, इसलिए बिना लिहाज के मैंने इसे जो भी आया कहना शुरू कर दिया और वो ऐसा ढीठ था कि अब भी मुझे हैरत से देख रहा था। कहने लगा, खाला क्या कह रही हैं आप, मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। मैंने ऐसा भी क्या किया जो आप इस तरह से मुझसे बात कर रही हैं। माजिद की बात पर मैंने उसे तासुब से देखा और अपने कमरे में चली गई। मज़हर अब भी सो रहे थे। दरवाजे से अपनी रिपोर्ट्स निकाली और कमरे से बाहर आ गई। माजिद अब टेबल के पास खड़ा था। मैंने वो रिपोर्ट्स उसके मुंह पर मार दी जो कि उसके चेहरे से टकराकर ज़मीन पर गिर गईं और कहा, ये पढ़ो और अपना गलीज़ चेहरा लेकर और मज़हर के उठने से पहले दफ़ा हो जाओ मेरे घर से। मैं गुस्से से दबे दबे लहजे में कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मज़हर को इस बात की भिंक भी पड़े। माजिद ने वो रिपोर्ट ज़मीन से उठाकर खोली। जैसे ही उसने पढ़ा तो उसके चेहरे की रंगत उड़ गई, चेहरे पर बदहवासी सी छा गई। इससे पहले कि वो कुछ बोलता मज़हर लाउंज में आ गए थे। पता नहीं कैसे, लेकिन वो सीधा माजिद के पास गए और रिपोर्ट्स उसके हाथ से लेकर पढ़ने लगे। उन्हें देखकर तो मेरी जान ही मेरे तन से जुदा हो गई थी। मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, मज़हर तो मुझे तलाक ही दे देंगे। मैं बुरी तरह से चकरा कर गिर गई थी। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी, मुझे ड्रिप लगी थी। मज़हर बड़ी संजीदगी से मुझे देख रहे थे। मेरी तो रूह फना हो गई थी। माजिद भी वहीं खड़ा था। मैं मज़हर को देखकर रोने लगी। मैंने कहा कि मेरा कोई कसूर नहीं है। मज़हर, माजिद मुझे नींद की मेडिसिन देता था, मुझे कुछ इल्म नहीं है। खुदा के लिए मुझे तलाक मत दीजिए। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं आपके बगैर नहीं जी पाऊँगी। मैं बिस्तर पर लेटे लेटे हाथ जोड़े मज़हर से माफ़ी मांग रही थी। वो मेरे पास आए, मेरे जुड़े हुए हाथों को अपने हाथों में लिया और कहने लगे, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हारे सारे टेस्ट नए सिरे से करवाए हैं, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। शायद किसी और की रिपोर्ट्स तुम्हारी रिपोर्ट से बदल गई थी। ना तुम गुनाहगार हो, ना ही माजिद ने ऐसा कुछ किया है। तुम उसके किरदार पर शक मत करो, बस एक गलत रिपोर्ट की अदल बदल है। ये सब गलत फहमी है। माजिद की तरफ जब मेरी नज़र पड़ी तो वो रो रहा था, बिना आवाज़ के आंसू बहा रहा था। मुझे देखकर मेरे पास आ गया, कहने लगा, खाला आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। मुझे अपनी माँ में और आप में कभी कोई फ़र्क नहीं देखा। मैंने तो कभी किसी गैर लड़की को नज़र उठाकर नहीं देखा, तो आप मेरी माँ की जगह हैं। मैंने कहा कि मैंने तुम्हें नशे के सिगरेट पीते देखा था। वो कहने लगा, मैं नशे के सिगरेट हरगिज़ नहीं पीता। हाँ, कभी कभार सिगरेट ज़रूर अपना कमरा बंद करके पी लेता हूँ। आपका ख्याल इसलिए रखता था कि मैंने अपना बचपन आपकी गोद में गुजारा है, इसलिए जैसे मैं अपनी अम्मी के लिए खाने पीने और दवा का ख्याल रखता था, आपका भी रखने लगा। मुझे पता होता कि आपको मेरी वजह से इस कदर असियत का सामना था तो मैं कभी यहाँ आता ही नहीं। वो रो रो कर अपनी बातों को वजाहत दे रहा था। एक गलत रिपोर्ट ने मुझे शर्मिंदा करके रख दिया था। क्या किया मैंने अपने भांजे के खिलाफ, ये नहीं सोचा था मैंने। लेकिन मेरे गुमान में ये भी ख्याल नहीं आया कि अक्सर रिपोर्ट्स भी गलत निकल आती हैं। अब सोच रही थी कि काश एक बार अपनी रिपोर्ट्स दोबारा से टेस्ट करवा लेती तो ऐसा ना होता।